आदाब। दोरुख में आपका इस्तकबाल करते मैं हूं आपके साथ सना वारिस। दोरुख में आज बात छठे मरहले के तहत वोटिंग की। छठा मरहला पार्टियों के हवाले से कितना अहमियत का हामिल है, ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि 2017 में जो क्लीन स्वीप भारतीय जनता पार्टी ने किया था, सियासी जानकार ये मानते हैं कि पहले के मुकाबले वैसी हवा नहीं है। लिहाजा जो 57 सीटों में से छठे मरहले के तहत जो वोटिंग 57 सीटों पर हुई हो रही है, उस में से 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने 46 सीटें अपने खाते में लाई थी। अगर समाजवादी पार्टी की बात करेंगे तो समाजवादी पार्टी के खाते में 2 सीटें गई थी, बीएसपी के खाते में तकरीबन 5 सीटें गई थी। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को भी बहुत कुछ हासिल नहीं हुआ था। और अब सवाल ये उठता है कि 2017 के बाद अब 2022 आ चुका है, छठा मरहला कितना अहमियत का हामिल है तमाम सियासी पार्टियों के लिए, क्योंकि पहले इन मरहलों में इंतखाबात में जोशो खरोश के साथ जो इलाकाई पार्टियां थीं वो किसी और पार्टी के साथ थी, लेकिन इस बार सियासी इक्वेशन जो है बिल्कुल तब्दील होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इलाकाई पार्टियां बड़ी सियासी पार्टियों को किस हद तक मजबूत बनाती हैं, ये अहम सवाल है। तो वहीं दूसरी जानिब कुछ और सियासी पार्टियां जैसा कि MIM की बात कर लें तो वो भी चुनावी मैदान में है, तो ये पार्टियां किस पार्टी का खेल बिगाड़ सकती हैं, ये भी एक अहम सवाल बना हुआ। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां मरहला गुजर चुका। छठे मरहले पर कौन किस पर भारी होगा? भारतीय जनता पार्टी को, कांग्रेस को, समाजवादी पार्टी RLD को और साथ ही BSP को किस तरह की उम्मीदें हैं, ये जानना जरूरी है। लेकिन वोट परसेंटेज की अगर हम बात करें तो वोट परसेंटेज इस मरहले में भारतीय जनता पार्टी का तो ज्यादा ही था, क्योंकि उनके खाते में ज्यादा सीटें गई थी, लेकिन BSP सेकंड पोजीशन हासिल करती हुई दिखी थी। समाजवादी पार्टी को तीसरा मकाम हासिल हुआ था और कांग्रेस के हवाले से कुछ अच्छा खासा मुजाहरा नहीं था। इस बार प्रियंका गांधी बहुत कोशिशें कर रही हैं और सियासी जानकार ये मानते हैं इस कोशिशों का उन्हें सिला मिलेगा, लेकिन ये वक्त अभी उन्हें नहीं है कि बहुत कुछ अच्छा उन्हें अभी मिल जाए। हो सकता है दूरस नतायज इनके होंगे, लेकिन कांग्रेस अपने इस सियासी बदलाव को किस तरह से देखती है, क्या इस बदलाव के जरिए उन्हें वोट भी मिल पाएगा, ये एक अहम सवाल है। वहीं दूसरा सवाल ये है भारतीय जनता पार्टी के सामने कि जो सीटें उन्होंने 2017 में हासिल की थी, कहा यह जा रहा है कि पहले जैसी पकड़ भारतीय जनता पार्टी के इन इलाकों में अब नहीं रही है। नुकसान होगा तो नुकसान होगा तो कितना नुकसान होगा? आज इन्हीं तमाम सवालों के साथ हम बातचीत करेंगे। 2 खास मेहमान दो रुख में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नेहा शालिनी दुआ साहिबा स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी के, हमारे दरमियान मौजूद हैं। और अब से कुछ देर बाद एक और विंडो में आप सुची विश्वास साहिबा को देखेंगी, जो कि स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस की। इस्तकबाल नेहा, और सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि ये मरहला भारतीय जनता पार्टी के लिए कितना अहम रहा। अहमियत इस बात से भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि बड़े बड़े लीडर्स इन मरहलों के इंतखाब के लिए सरगर्म नजर आए। वोटिंग में हिस्सा तो आज उन्होंने लिया, इससे पहले तशहीरी मुहिम जोरों शोर से देखी गई। इस बीच हमारे साथ सुची विश्वास साहिबा भी जुड़ चुकी हैं, कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन है। आपका इस्तकबाल करते हैं। नेहा साहिबा, कितना अहम ये भारतीय जनता पार्टी के लिए मरहला है? 2017 के चुनाव के नतीजे हमारे सामने हैं, लेकिन इस बार कहा जा रहा है कि बीजेपी के लिए पहले जैसी जमीन जो है नहीं रही है। नेहा, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, म्यूट है शायद। हेलो, यस, अब पहुंच रही। हेलो, आ रही है आवाज? हेलो जी, अब बोल सकती हैं आप, अब आ रही है आवाज। अभी फिर से आपने म्यूट कर दिया। हाँ जी, हाँ, हमारे अभी लिए पहुंच रही, जो अभी है पहुंच रही। वो ऑडिबल हाँ जी, हैं आप। हाँ। हमारे लिए हर चुनाव जो होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए हम आप देखिए, चाहे MCD का हो या पंचायती चुनाव जैसा पंचायत का ही छोटा चुनाव हो, हम उसमें पूरे अगर ये कहा जाए कि आपके बहुत बड़े बड़े लीडर्स इस चुनाव में आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हमारे लीडर्स हर टाइम हर इलेक्शन के लिए एवर रेडी रहते हैं। वो इतने एनर्जेटिक हैं, बड़े बड़े जितने भी लीडर्स हैं, चाहे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी हो, चाहे हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी हो, चाहे राजनाथ सिंह जी हमारे डिफेंस मिनिस्टर हो, या खुद PM क्यों ना हो नरेंद्र मोदी जी, सब इतने एक्टिव मोड में रहते हैं कि मुझे लगता है कि हमारे लिए हर इलेक्शन उतना इंपॉर्टेंट है, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो। अब रही बात कि आप
कह रहे हैं कि पहले से अब के मुकाबले में ऐसा आपका सर्वे बता रहा है कि परेशानियां जो है वो भारतीय जनता पार्टी को आ रही हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसी इतनी ज्यादा ऐसा कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि वहां की जनता ने काम देखे हैं हमारे। फिर चाहे वो औरतों के लिए 1000 पिंक टॉयलेट्स हो, या किसानों के 86 लाख किसानों का कर्जा माफ किया गया हो, ट्यूबवेल और बोरीवेल बनाने के लिए किसानों को वहां लोन दिया गया हो, मतलब बिना किसी ब्याज दर के लोगों की मदद, किसानों की मदद की गई हो, या वहां इंटरनेशनल एयरपोर्ट कुशीनगर का चाहे इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो बन के तैयार हो चुका हो, या जेवर जैसा एयरपोर्ट बनना शुरू हो चुका हो। ऐसे इतने सारे काम किए गए हैं। 2 एम्स बना दिए गए हैं, जो स्वास्थ्य की नजर से आप देखें तो वहां कोई एम्स ही नहीं था। तो आज जो हमारी सरकार है उसने 2 एम्स बनाए हैं। अब कोई कहेंगे कि हमने इसका शिलान्यास किया या हमने इसका सपना देखा, तो भैया सपने तो सभी देखते हैं, लेकिन उन सपनों को जनता के साकार कौन सी गवर्नमेंट करती है, बात ये महत्वपूर्ण होती है। हाँ। तो भाजपा तो आपको लगता है कि भारतीय है, जनता पार्टी ने जो सपने अवाम ने देखे थे उसको साकार कर दिया है? बिल्कुल जो वादे किए गए थे वो वादे वफा भी हो गए हैं। तब तो फिर अवाम की नाराजगी भी नहीं दिखनी चाहिए, क्योंकि अगर वोटर से हम बात करते हैं मुझे लगता नहीं अवाम बेरोजगारी, महंगाई के मुद्दे पर खुलकर सामने आ रहे हैं। देखिए, जो तो ये बदलाव समझती है के भारतीय जनता पार्टी से या नहीं? देखिए, जो बेरोजगारी की बात है उसे हाँ। हम यही कहेंगे, ये बेरोजगारी के मामले, जो आंकड़े या मामले आते हैं सामने, ये विपक्ष के द्वारा भुनाए जाते हैं। असल में जनता को रोजगार मिल रहा है। 5.5 लाख नौकरियां जो सरकारी नौकरियां हैं, जिसके आंकड़े भी सामने हैं सरकारी पोर्टल पे। यहाँ दिल्ली में तो देखिए केजरीवाल की सरकार है और सामने आंकड़े ही नहीं आते। आरटीआई लगा के पता लगता है कि आज तक 7 साल में केजरीवाल जी ने 3,495 नौकरियां दी हैं। ये यूपी में कितनी नौकरियां दे दी भारतीय जनता पार्टी? यूपी में 5 लाख 5.5 लाख तो नौकरियां सरकारी दी गई हैं। और जो प्राइवेट सेक्टर में, जैसे कि स्वरोजगार योजना के तहत जो पैसे लोन दिए गए हैं, ये तो दावे और वादे हो गए। आपको कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने हर वो मुमकिन कोशिशें की जो एक सरकार को करनी चाहिए। अब सवाल ये उठता है नफा और नुकसान का। एक सेकेंड, नफा और नुकसान का, क्योंकि आपके जो साथी थे वो अब विरोधियों के साथी हो गए हैं, तो इसका भी तो नुकसान भारतीय जनता पार्टी को इन इलाकों में 57 सीटों पर उठाना पड़ सकता है, क्योंकि इलाकाई जो पार्टियां हैं, क्योंकि जात पात यहां पर हावी है, इसीलिए जो ये छोटी छोटी पार्टियां हैं इन्होंने अपनी जात को लेकर पार्टी बनाई और नुमाइंदगी करने का सोचा। और इसीलिए बड़ी जो सियासी पार्टियां हैं, चाहे पटेल के साथ, अनुप्रिया पटेल के साथ, अपना दल के साथ भारतीय जनता पार्टी का जुड़ाव हो, या फिर SPRLD के साथ OP राजभर का जुड़ाव हो, इसी तरह से दीगर पार्टियां जो है साथ में आ रही हैं। तो इससे क्या भारतीय जनता पार्टी को नुकसान नहीं होगा? नहीं, देखिए, नुकसान मैं वही बताना चाह रही हूँ कि जिन लोगों की आप, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य जी या अपना राजभर जी, इनकी बातें अगर आप कर रहे हैं, तो ये वो वाले लीडर्स हैं जिन्होंने 4.5 साल कोई काम ही नहीं किया जनता को, और वो अच्छी तरह जानते थे कि भारतीय जनता पार्टी बिना काम किए, बिल्कुल आपकी पार्टी में थे ना वो, जब इन्होंने काम नहीं किया मैं वही बता रही हूँ, देना चाहिए ना। नहीं, हाँ, तो निकाल देना चाहिए। एक बात बताइए, जब जनता द्वारा जब इन्होंने वहां चुन के आए तो इन्होंने बहुत जनता से वादे कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन जनता इनसे नाराज थी। जब भाजपा का सर्वे कराया गया तो उसमें निकल के आया कि ये लोगों से जनता बहुत नाराज है। तो आज ये किसी भी पार्टी को लेके खड़े हो जाए, चाहे ये, मैं कहती हूँ, कांग्रेस से खड़े हो जाए, चाहे ये आम आदमी से खड़े हो जाए, चाहे ये सपा से खड़े हो जाए, चाहे ये बसपा से खड़े हो जाए, इनको चुनाव पता चल पाया था कि इन्होंने काम नहीं किया। हाँ, बिल्कुल, इसलिए जनता 5 सालों तक भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे, और फिर ये कब पता चल पाया? जैसे कि अभी आप कह रही हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य हो, सर्वे में, क्योंकि जनता के OP सर्वे में राजभर ने पहले पार्टी छोड़ दी थी। स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर आप कह रही हैं कि शायद इन्हें पता चल पाया कि काम लोग नहीं कर पाए। तो वही मैं समझना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को कब पता चल पाया? ये भारतीय जनता पार्टी को अपने सर्वे में, जब इलेक्शन से पहले सर्वे कराया जाता है, तो लगातार हम आपका इंतजार कर रहे थे। कांग्रेस पार्टी, क्योंकि 2017 के नतीजे भी हमारे सामने हैं, 2017 में कुछ खास मुजाहरा नहीं था। इस बार की जमीन भी बदली है, तो कांग्रेस ने अपनी पॉलिसी भी तब्दील की है। लगातार प्रियंका गांधी जो है एग्रेसिव मोड में नजर आई। तो क्या कुछ फायदा दिखता है कांग्रेस को इस मरहले के तहत? 57 सीटों। लगातार मैं आपको सुन रही थी। कांग्रेस वह दल है जिसकी एक डिग्निफाइड हिस्ट्री है, एक ग्लोरियस पास्ट है, और दशकों तक एकाधिकार रहा। फिर भी हमने सत्ता को सेवा का माध्यम बनाया। लेकिन 7-8 बरस से जो पार्टी सत्ता में है वो देश बेचने का कार्य। मैंने आपको धैर्य से सुने।
तो 3-4 बिंदु जो भाजपा प्रवक्ता की बात से निकल कर आए। पहला तो ये कि उनके नेता हमेशा चुनाव के मोड में रहते हैं। जब माननीय प्रधानमंत्री जी खुद को प्रचारक की भूमिका से मुक्त ही नहीं कर पाए, जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक स्टार प्रचारक से ज्यादा औचित्य ही नहीं रखते, वो केरल में जाते हैं हदिया का मामला बताते हैं, वो बंगाल में जाते हैं एंटी रोमियो स्क्वाड बताते हैं, उड़ीसा में जाते हैं ओखी तूफान दिखाते हैं, और उनके अपने प्रदेश में अब दूसरा उन्होंने जॉबलेसनेस की बात करी। देखिए 2 करोड़ रोजगार का वादा दिया था और फिर उन्होंने उत्तर प्रदेश में रोजगार की बात करी, पकड़ पकड़ के कलेक्टर बना रहे हैं। अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ट्विटर हैंडल आप देखें तो फर्जी वीडियोस मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से पोस्ट किए गए, तो ये लोग तो पकड़ पकड़ के कलेक्टर बना रहे हैं। बाद में पता चलता है कि नहीं, वायरलेस डिपार्टमेंट में गए, बाकायदा उन्होंने बताया 21 सितंबर को वहां परीक्षा हुई, भर्ती हो गई, वहां किसी प्रकार का कोई नोटिफिकेशन निकला ही नहीं। पूरे प्रदेश में एक भी भर्ती ऐसी नहीं कर पाए जिसका पर्चा ना लीक हुआ। ये तो नेहा साहिबा निदेशकों को, शिक्षा मित्रों को, के जवाब पर आप सवाल कर रही हैं, अभ्यर्थियों को या फिर तफसीली आप जानकारी दे रही हैं कि कितने को सुनिए धैर्य से। लेकिन आपने ये नहीं बताया, एक सेकंड सुची साहिबा, ये भी बताते हुए चलिएगा कि 57 सीटों में कांग्रेस खुद को कहां देखती है? नहीं, हम देखिए, हम विपक्ष हैं, अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। 3 दशक से हम उत्तर प्रदेश में सत्ता में नहीं रहे। श्रीमती प्रियंका गांधी जी के आने के बाद हमने एक डिफरेंट नैरेटिव, क्योंकि सांप्रदायिकता की राजनीति का दौर है, एक ऐसा दौर जिसमें मुख्यमंत्री खुद राष्ट्रीय स्तर के टीवी पर बैठ के 80 और 20 गर्मी और चर्बी, हिंदू पलायन और दीपदान के विषय में जाकर कब्रिस्तान जैसे बयान देता है, जिसमें टॉक्सिक स्पीचेस और हेट्रेड की भरमार है, जो खुलेआम सांप्रदायिकता को बढ़ावा देते हैं, जो रेडिकल फोर्सेस हैं, जो फासिस्ट ताकतें सत्ता में हैं। तो ये कम्युनिज्म से कैसे लड़ रही है कांग्रेस? धरातल पर लड़ रही है। कोरोना काल में जब लाशें बह रही थी, तब ऑक्सीजन हो या कंसंट्रेटर्स हो, राशन हो, घर घर जाकर लोगों की मदद करना हो, या फिर 1000 बसें जमीन पर उतारना हो। जब हाथरस रेप पीड़िता को संवेदना के 2 शब्द नहीं मिलने थे, श्रीमती प्रियंका गांधी तमाम पुलिस बल की मौजूदगी में पहुंची। जब लखीमपुर का नरसंहार हुआ, तो चाहे वो पंजाब के मुख्यमंत्री हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हो, आर्थिक सहायता से लेकर उस परिवार के साथ। बिल्कुल, ये हकीकत है सुची साहिबा कि कांग्रेस एक्टिव नजर आई समाजवादी पार्टी के मुकाबले। ये सब ने देखा, आप लोगों के दरमियान रस्साकशी भी चली भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के दरमियान, लेकिन सवाल ये उठता है कि इस तरह एक्टिव रहने के बावजूद भी कुछ हासिल होगा? देखिए बिल्कुल होगा। रीजन ये है कि एक देखिए, प्रोपेगेंडा एक मशीनरी है जिसमें हजारों करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है, और भारतीय जनता पार्टी को पास। हाँ सुजी साहिब, आपका प्रश्न मुझसे है ना? हाँ आपसे, आप अपने देखिए, भारतीय जनता पार्टी और उसके मदर ऑर्गेनाइजेशन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो कि गोडसे के उत्तराधिकारी हैं, उन्हें भली भांति ये ज्ञान है कि ये रास्ता उनका गांधीयन थॉट से ही रुकेगा। हजारों करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है प्रोपेगेंडा मशीनरी पर, जो हेट स्पीचेस, टेलर्ड वीडियोस, डॉक्टर्ड वीडियोस, एडिटेड वीडियोस, मॉर्फ वीडियोस, टॉक्सिक इवन मतलब फेक हिस्ट्री इत्यादि से लेकर वो पूरे कैरेक्टर असैसिनेशन कैसे कर सकते हैं, इतिहास को कैसे पलट सकते हैं, अपने काले कारनामों को कैसे छुपा सकते हैं, कैसे सावरकर को भारत रत्न दे सकते हैं, कैसे गोलवलकर को बचा सकते हैं, कैसे काला पानी का इतिहास मिटा सकते हैं, कैसे अपना मुखबिर। तो उनका एक बहुत बड़ा मशीनरी है जो मोदी साहब को एक महामानव के तौर पर प्रोजेक्ट करता है, और उनकी ब्रांड एम्बेसडरशिप में अपनी फॉसिज्म और टॉक्सिसिटी को बढ़ाता है। तो निश्चय ही वो एक अच्छे बिजनेसमैन है, देश भी बेच रहे हैं और खुद की इमेज भी खड़ी कर रहे हैं। लेकिन यहाँ लोकतंत्र में जो ब्यूटी है डेमोक्रेसी की, उसमें इसलिए मैंने कहा ना कि आइडियोलॉजिकल फाइट ज्यादा है। हम दशकों तक सत्ता में रहे हैं, ईश्वर चाहेगा पुनः हम सत्ता में आएंगे, लेकिन ये देश को बचाने की कवायद है। यानी कांग्रेस ये मानती है कि एक शुरुआत देश को बचाने की उनकी तरफ से हुई है, और ये शुरुआत उत्तर प्रदेश से हो रही है। नेहा दुआ साहिबा, कम्युनल फोर्सेस एक्टिव हो गई हैं, कम्युनलिज्म का दौरा है। कांग्रेस ये मानती है कि जो सियासत आप कर रहे हैं वो आइडियोलॉजी कांग्रेस की उससे मिलती जुलती नहीं है, और एक बदलाव की तरफ इशारा है। भले ही अभी उन्हें कुछ ना मिले, लेकिन आने वाले दिनों में और फाइट तो भारतीय जनता पार्टी के साथ ही है। जी बहुत मैं जो अभी इन्होंने लेसन दिया कि कर्टेसी रखें, बीच में नहीं बोले, और मैं बिल्कुल बीच में नहीं बोली, और यही मैं इनसे कर्टेसी की उम्मीद रखती हूँ कि बिल्कुल बीच में नहीं बोलेंगी। अब रही बात, ये कहती हैं प्रियंका गांधी जी हाथरस के केस में उठ के गई, बिल्कुल गई, और उससे पहले ही हमारे मुख्यमंत्री जी जो योगी आदित्यनाथ है, उन्होंने जिन्होंने ये जघन्य घटिया अपराध किया था उनको सलाखों के पीछे कर बैठे थे। फिर भी ठीक है, वो गई, बहुत अच्छी बात है, जाना भी चाहिए। लेकिन जब
सीकर में घटना होती है कि एक पीड़िता के साथ गैंग रेप किया जाता है, तो वहां वो जाके देखना तो दूर, कुछ बोलना और ट्वीट करना भी जरूरी नहीं समझती। तो ये दोहरी मानसिकता जो है वो कांग्रेस की उसको डुबा चुकी है। यही रीजन है कि जनता ने उनको नकार दिया है कि वो जहां उनके राज्य की सरकारें होती हैं वहां रेप केसेस होते हैं तो ये चुप्पी साध लेती हैं, और जहां विपक्ष की सरकार होती है, मतलब जो हमारी भाजपा की सरकार होती है, वहां ये जोरों शोरों से आवाज उठाती हैं। तो ये दोहरी मानसिकता नहीं चलेगी, इसलिए जनता ने इनको रिजेक्ट किया। दूसरा ये बात बोलते हैं कि हम लोगों ने काम क्या किया है, हमने जो करोड़ों 2 करोड़ अगर नौकरियां बोली तो उसमें कितनी नौकरियां दी हैं। मैंने 5.5 लाख जो सरकारी बताई, और उसके अलावा जो आपको आईटी पार्क बन रहा है जो आधा बन के तैयार हो चुका है गौतम बुद्ध नगर में, उसमें 35.5 लाख नौकरियां वहां से निकल रही हैं। ठीक है, ये भी इनको नहीं दिखाई देगा। जो कुशी एयरपोर्ट बना है 35.5 लाख नौकरियां कब तक निकलेंगी, नौकरियां ये भी बताइए नेहा जी। जो कुशीनगर में तो मिल चुकी है ना, 12 लाख नौकरियां मिल चुकी है ना, वहां तो एयरपोर्ट तैयार हो चुका है। जहां नहीं तैयार हुई आईटी पार्क, मैं उसकी बात कर रही हूँ कि वहां पर 33.5 लाख नौकरियां जो हैं वो अगले साल तक मिल जाएंगी, जैसे आईटी पार्क को 1 साल में। क्योंकि अब जो है हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक डेडलाइन तय करी है कि कोई भी प्रोजेक्ट जो है वो डिले नहीं होगा। और आप देखिए कांग्रेस के शासन काल से, मतलब 60 साल तक इन्होंने शासन किया, इन्होंने कितना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया। इन्होंने जो कहते हैं ना, हर देश की कामयाबी के पीछे उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जो मतलब कनेक्टिविटी रोड्स की होती है, वो सबसे ज्यादा मायने रखती है। क्यों इन्होंने डोकलाम वगैरह यहाँ पर रोड्स नहीं बनाई, क्यों इन्होंने जितने भी बॉर्डर एरिया थे वहां पर रोड्स नहीं बनाई, क्यों कनेक्टिविटी नहीं बढ़ाई? इसीलिए नहीं बनाई थी कि बाकी जो विदेशी ताकतें हैं वो हमेशा हम पे हावी रहे, इसी कारण अच्छा, तो इसीलिए अभी सरहदों पर कब्जा हो रहा है, इसकी वजह यही है। नहीं, हमने बनाई है, यही रीजन है कि पड़ोसी मुल्कों में आग लग गई है। बार बार चाइना को भी डर विश्वास साहिबा, 5.5 लाख सरकारी नौकरियां भारतीय जनता पार्टी ने यूपी में दी। साथ ही ये कह रही कि 35.5 लाख नौकरियां आने वाले दिनों में मिलेंगी। रोड्स इन्होंने बनवाए हैं, सरहदी इलाकों में ज्यादा रोड्स की तामीर हुई ताकि जो पड़ोसी ममालिक हैं वो इन पर चढ़ नहीं पाए। लेकिन उसके बावजूद भी कई रिपोर्ट्स हमें मिलती रही हैं और इस हवाले से सवाल भी आरटीआई के जरिए सरकार से पूछा जाता रहा है। तो ये कह रही है तो भारतीय जनता पार्टी के दौरे इख्तिदार में तो तमाम काम हुए हैं, कांग्रेस ने जो 60 सालों में नहीं किया उसका खामियाजा हम भुगत रहे हैं, और हम जो कर पा रहे हैं वो हम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। एक सेकंड, मुझे भी एक सेकंड, मैं ये बताना चाह रही हूँ कि आप बताइए कांग्रेस ने वहां पर एम्स क्यों नहीं बनाए थे? और ठीक है, हाँ, कितने सुन लिया मैंने, सूची जी बने 60 साल में, कितने एम्स बने ये बताए? मात्र एक एम्स बनाया इन्होंने 60 साल में। 60 साल में बड़ा दावा कर रही हैं कि एक एम्स ही बनाया है कांग्रेस पार्टी ने। हाँ, मैंने बहुत धैर्य से सुना नेहा जी को, एंड शी इज ब्राइट एंड यंग। लेकिन जिस अस्पताल में वो पैदा हुई है वो कांग्रेस में बनाया है, जिसमें उनकी माताजी पिताजी, जिस स्कूल में वो पढ़ी, जहां वो लोग नौकरी करते हैं, जो निबंधन कार्यालय है, जो प्लानिंग कमीशन है, जो इसरो डीआरडीओ भाभा है, और इंफ्रास्ट्रक्चर, सारी नहरें, सारे बांध, सारे जिनको टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा जाता है, इस देश में सुई नहीं बनती थी। इस देश में जो कुछ भी आप बेच रहे हैं वो सब कांग्रेस ने ही बनाया है। और आप अपने अस्तित्व से लेके आपकी पढ़ाई लिखाई, विश्वविद्यालय, स्कॉलरशिप्स, आपके घर के चारों तरफ जितनी प्रॉस्पेरिटी और जो भी जॉब्स, डिपार्टमेंट्स, रिकग्निशन आप देख रही हैं, उसका कतरा कतरा, जो पोलियो आपने पिया, जो भी मैं आपको पॉइंट आउट नहीं कर रही, लेकिन ये सब कुछ कांग्रेस ने बनाया है। आप ये देखिए कि 8 साल में आपने बेचा क्या क्या है। एमएसएमईज तो तबाह हो गए। पीरियोडिक सर्वे ऑफ इंडिया को देखिए, लाखों लोग अपना रोजगार गंवा बैठे हैं। आप एक बीमारी से लड़े हैं तो उसके वैक्सीनेशन पर भी आपने अपना फोटो चिपका दिया। हजारों करोड़ रुपए का एड आपने अपने चेहरे पर कर दिया। जब देश आपदा से जूझ रहा था, आपने 8,000 करोड़ का विमान अपने लिए खरीदा। अपने लिए आप 20,000 करोड़ का सेंट्रल विस्टा नामक महल बना रहे हैं। और आप देश की सीमाओं की बात करते हैं। जरा पेंटागन की रिपोर्ट को उठाकर देखिए। एक प्रधानमंत्री जो 20 सैनिकों की मृत्यु के बाद कहता है ना कोई घुसा है ना कोई घुसी है, और दावा करते हैं 56 इंच के सीने की। मुझे लगता है 56 इंच की जीवा होगी। और दिन भर पाकिस्तान का नाम, बाबर का नाम, औरंगजेब का नाम, अकबर का नाम, कभी कभी चाइना का भी नाम लीजिए। देश का सर्टिफाइड न्यूक्लियर फाइट बेटा हो या फिर ऑर्डिनेंसेस हो, आपने तो सेल लगा दी जब आपने कहा कि आपदा के राहत के नाम पर हम निकाल रहे हैं 20,000 करोड़ जीडीपी का 0.12% एंड ऑल। तो आपने देश को बेचने के लिए सेल में 5 दिन निर्मला सीतारमण ने लगा दिया।
आज बच्चा बच्चा मोहताज हो रहा है। विश्व गुरु बनाने का आपने वादा किया था, 80 करोड़ लोगों को 5 किलो चावल और 1 किलो चने की लाइन में लगा दिया है। तो ये जो फर्जी डाटा सुबह सुबह व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से भेजा जाता है, जिसमें इतिहास के गलत तथ्य हैं, मेरा अनुरोध है कि एनसीईआरटी का सिलेबस पढ़े तो आपको ज्ञान होगा कि कांग्रेस ने क्या बनाया। कांग्रेस ने अंग्रेजों से लोहा लिया था, मुखबिरी करके पेंशन लेके काला पानी नहीं गए थे, देश को बेचा नहीं था। फर्जी राष्ट्रवाद की आड़ में देश को जहर में झोंका नहीं था, लोगों को आपस में लड़ाया नहीं था। कांग्रेस के पास भारतीयता का नैरेटिव था और भारतीय जनता पार्टी के पास हिंदू मुसलमान का नैरेटिव था। पार्टी पर लग रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में योगी का तमाम कांग्रेस कह रही है, इसे अवाम भी देख रहे हैं और इसे वोट के जरिए चोट करेंगे। कांग्रेस ने 60 साल लगा दिए पोलियो की ड्रॉप्स घर घर में पहुंचाने में, 60 साल लगा दिए। हमारे प्रधानमंत्री ने 6 महीने लगाए कोविड की दवाई पहुंचाने में, कोविड की दवाई पहुंचाने में हमने 6 महीने लगाए, इन्होंने 60 साल लगाए। ये फर्क है भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री में ये जो फर्जी राष्ट्रवाद है, वही लोग हैं ना जिन्होंने संविधान की प्रतियां जलाई, जिन्होंने अपने कार्यालय 52 साल तिरंगा नहीं फहराया, जिन्होंने किसी राष्ट्रीय पद को स्वीकार नहीं किया। लेकिन अब ये फर्जी इतिहास की बातें करके फर्जी ज्ञान मत दीजिए। लेकिन ज्ञान जो है शाखाओं में एक सेकंड नेहा साहिबा, सुची साहिबा, एक सेकंड नेहा साहिबा, कांग्रेस ये कह रही कि आप तो लगातार चीजें बेचते जा रहे हैं, जो उन्होंने बनाया था वो आप बेच रहे हैं। अच्छा, पहले कांग्रेस ये बताए जितने भी एनपीए हैं, एनपीए जो इन्होंने बैंकों में घोटाले किए, यही कारण है कि सारे बैंकों पर से लोगों का विश्वास खत्म हो गया। अच्छा, तो अभी गुजरात में एक शिपयार्ड ने बड़ा घोटाला किया है, एक सेकंड, वो तो आपके दौरे हुकूमत में भी हुआ, इस पर भी जवाब दीजिए। इन्हीं का ही जवाब दे रही हूँ। पहले इनकी बात कही कि इनके घोटालों से बचने के लिए ही कि ये लोग सरकारी बैंकों में, सरकारी बैंक इन्होंने खोल ही इसीलिए रखे थे कि वहां हम घोटाले करवाएंगे अपने बड़े बड़े पूंजीपतियों का, और उन पूंजीपतियों को फिर बाहर विदेश में भेज देंगे और कहेंगे हमें क्या पता था, घोटाला हो गया, बाद में जनता रोएगी तो रोती रहे, उसके बाद कोई नया घोटाला देंगे। कांग्रेस के दौर में कौन कौन से घोटाले और किसको बाहर भेजा गया? कोई बड़े नाम, 2 से 3 नाम। अरे 2G 3G लगता है सना जी, आप नहीं बाहर जी ने भेज दिया गया हो। अरे 2G 3G जानते हैं, एक सेकंड, इन्हें बाहर भेजा गया हो। नीरव मोदी और माल्या जो है ये इनके टाइम में बाहर पहुंचे और इनके घोटाले, इनके फंडिंग जो थे वो वही लोग तो करते थे। प्रॉब्लम ये है जो इनके पूंजीपति जब इनका तो नीरव मोदी, विजय माल्या आपके दौरे हुकूमत में कह रही हैं नेहा जी कि गए हुए हैं बाहर, बैंकों को लूट कर चूना लगा। 68,000 करोड़ अंडर द टेबल अपने पूंजीपति मित्रों का माफ कर दिया, किसानों को उलझा दिया, लघु किसान, सीमांत किसान, 700 किसानों की शहादत के बाद इनके पास डेटा नहीं है कि कितने किसान शहीद हुए। कृषि उपकरणों पर इन्होंने जीएसटी बढ़ा दिया। फार्मर्स की हालत देखिए। और ये देखिए, नितिन सदेहसरा से लेकर रूपानी तक और ललित मोदी से लेकर वर्तमान तक, और अभी तो अबानी और अंडानी का देखिए आगे खुलेगा। ब्लूमबर्ग के टॉप मिलियनेयर्स में आ गए हैं। और ये इन लोगों का, नेहा जी एक सेकेंड, एक एक करके बात रखिए ना, आपने जो बात कही उसका जवाब ले लेने दीजिए। हाँ, एक सेकेंड। तो ये तंदूर कांड पे बात करेंगे, इनको ये नहीं पता है कि तंदूर कांड का नतीजा क्या हुआ। इन्हें ये नहीं मालूम है कि निर्भया के बाद हमने निर्भया फंड लाया। लेकिन आप जैसे इनको वो रट्टाफिकेशन जो शाखा में लगवाया जाता है, जिसके पास इनके पास तथ्य नहीं है, इन्हें पता ही नहीं है कि 2G 3G में हमें क्लीन चिट हुआ, इन्हें पता ही नहीं है कि जो अगस्ता वेस्टलैंड मसला है हमें क्लीन चिट हुआ, इन्हें पता ही नहीं है कि विनोद नायर ने हलफनामा क्या दिया। इन्हें पता ही नहीं है कि हमारी सरकार को गिराने के लिए चुनाव पे आ जाते हैं। विश्वास जी एक सेकेंड, आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि इन 57 सीटों में कांग्रेस कुछ हासिल करने के हक में देख रही हैं आप अपनी पार्टी को? अगर वोट परसेंटेज की बात करेंगे तो क्या बढ़ेगा? अगर जीत नहीं होती तो वोट शेयर पर ही आप कुछ कहें? सुची जी। हाँ, देखिए, लोग इतना त्रस्त हैं, आप देख रहे हैं ना कि बड़ी बड़ी मूर्तियां लगा दी हैं और छोटे छोटे देशों में हमारे बच्चे पढ़ने जा रहे हैं। हजारों छात्रों के वीडियो वायरल हो रहे हैं, तमाम देश आगे आए अपने नागरिकों के लिए। मैंने सीधा सवाल किया था सुची साहिबा, तो लोग ऑलरेडी इतना हॉरिफाइड हैं, कंडीशन ऑलरेडी इतना टेरिफिक है। जो नकली सपने और झूठे वादे दिखाकर ये लोग सत्ता में आए थे और शेख चिल्ली साबित हुए, ये कुछ नहीं कर पाए। अभी मेरी बहन ने एयरपोर्ट का जिक्र किया, आपने देखा होगा जेवर एयरपोर्ट में बीजिंग के एयरपोर्ट की तस्वीर लगा दिया। आप देखिए गन्ना बेल्ट के
हालात क्या है, फार्मर्स की कांग्रेस को स्थितियां कुछ क्या है, हासिल तो ऐसे में होगा। भारतीय जनता मेरा पार्टी सवाल को ये उत्तर था, प्रदेश की सरकार नकार भारतीय देगी। जनता पार्टी और इसीलिए पर इल्जाम लगाने के लिए आपके पास बहुत कुछ है, लेकिन मैं चाहती हूं कि आप ये बताएं कि कांग्रेस इस इंतखाब में कुछ हासिल कर पाएगी, खासकर अगर 57 सीटों की हम बात करें तो। अगर नहीं तो वोट परसेंटेज क्या कुछ इशारे करेंगे? नहीं, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी को अपनी आईना देखने का वक्त आ गया है, अब बहुत ज्यादा वक्त नहीं है। हाँ। और सभी दलों को लोकतंत्र में अपनी बात को रखने का अधिकार है। और तो फायदा जो आपको उनकी होगा? ये लोग कुछ- ईवीएम को ब्लेम करेंगे, ये लोग ईवीएम को ब्लेम करेंगे, लेकिन आज नहीं, मैं ईवीएम को ब्लेम नहीं कर रही हूँ। एक सेकंड, नेहा जी एक सेकंड। सुची साहिबा ने इसका जवाब सीधे तौर पर नहीं दिया। नेहा शालिनी दुआ साहिबा, मैं आपसे जानना चाहती मैं हूँ तो कि इन बोल ही 57 में रही से 46 सीटें आपके खाते में गई थी 2017 में, और 2012 की बात करेंगे तो बिल्कुल अलग था। अभी भी उससे लेकिन ज्यादा इस ही बार सीटें आएंगी, 2022 उससे में कम 10 नहीं मार्च के आएंगी। बाद इस 57 सीटों में से कितनी सीटें आपके खाते में? मैं आपको ये कह रही जाएंगी। हूँ 46 आप पिछली बार की बोल रहे हैं ना, उससे ज्यादा ही आएंगी, उससे कम ठीक नहीं है, तो आएंगी। बीजेपी और को ये हम लगता है कि सरकार 46 से ज्यादा उनके खाते में सीटें जाएंगी, तो कांग्रेस इस सवाल से बचती हुई नजर आई। सुची साहिबा, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नेहा शालिनी साहिबा, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना मौक़िफ़ रखने के लिए। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ 18 उर्दू।